नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ जुड़े हैं आज एन के सूद सर, जो फॉर्मर रो ऑफिसर भी हैं। सूद सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अनिल। सूद सर, अभी जनता में भी और जो मैन मीडिया उसमें भी ये बोल रहे हैं कि भी वार होगा या नहीं होगा या कब तक होगा, लेकिन जनता की ज्यादा ही कुछ हो रही है। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? क्या सरकार अभी तक प्रिपेयर नहीं है इसके बारे में? देखिए, वार तो होगा, वार इनएविटेबल है। जी। वार रुकेगा ही नहीं। लेकिन वार का मतलब तो नहीं ना हम आज उनके घर पे चढ़ाई कर देंगे। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो घर से बाहर निकल के तैयारी करते हो ना, जूते पहनते हो, सॉक्स पहनते हो, कपड़े चेंज करते हो, नहा धो के शेव करके निकलते हो। और अगर आपको बाहर जाना होता है कहीं पे कुछ दिन के लिए, अगर आपको हफ्ते 10 दिन का वार करना है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी हो रही है। साथ में पाकिस्तान पे अटैक भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, डिफरेंट टाइप के सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया, अभी एक नदी, एक डैम से पाकिस्तान बगलीहाट डैम से पाकिस्तान का पानी रोक दिया, वहां पे सूखा पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद आपका जो किशन गंगा डैम है वहां से पानी रोक दिया जाएगा। देखिए, बहुत से काम है जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। कोई वार कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, इंटरनेशनल अफेयर की बात है। जब 1971 में वार हुआ था तो एक साल की तैयारी की गई थी, एक साल तैयारी की गई थी और पाकिस्तान को मजबूर किया इंडिया पे अटैक कर दे। जब पाकिस्तान ने पार्लियामेंट पे अटैक किया था 2001 में, तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था आर पार की लड़ाई होगी और उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया, आर्मी को जल्दी जल्दी मूव करने के लिए कह दिया। और जल्दी जल्दी आर्मी के मूव करने से 30 हमारे एमुनिशन के ट्रक डूब गए, नुकसान हो गया हमारा। तो वार के लिए आपको अपनी आर्मी की मूवमेंट करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं आप बॉर्डर पे सारी फोर्सेस खड़ी हैं, फोर्सेस खड़ी हैं, टैंक भी जाएंगे, एंटी टैंक सिस्टम भी जाएंगे, हम सामान भी ले रहे हैं। एक हमारी टीम गई है रशिया के अंदर, एक गई है इसराइल के अंदर, एक गई है स्वीडन के अंदर, एक गई है फ्रांस के अंदर, और वहां से ऑफ द शेल्फ सामान खरीदे जा रहे हैं। अभी हमने $260 मिलियन डॉलर का सामान लिया रशिया से। उनसे हमने लिया है एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो। देखिए, आर्मी को पूरी तैयारी करनी पड़ती है। हम अगर पाकिस्तान पे जल्दी में वार करेंगे तो हम वार हार जाएंगे। क्या वार हारने के लिए लड़ेंगे? देखिए, जब वार होता है तो उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है कि जी। आपका एजेंडा क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो इस वार के अंदर। जैसे 71 वार के अंदर हमारा एजेंडा था कि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने। इस वार का भी हमारा एजेंडा है। तैयारियां हैं, लेकिन और तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे स्वीडन ने हमको 84 शोल्डर फायर्ड मिसाइल दी है, वो भी हमने मंगवा ली वहां से। बहुत सा सामान हमारा बाकी कंट्रियों से भी आ रहा है, क्योंकि आर्मी को पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अपना राशन रखना पड़ेगा, अपने दूसरे सप्लाईज रखनी पड़ेगी, अपने मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो मूवमेंट हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। हमारी नेवी तो वैसे ही पाकिस्तान के पोर्ट पे खड़ी है, जो उनका कराची पोर्ट है उसके आसपास उसको घेर के रखा है। देखिए, पाकिस्तान पे हमने एक स्ट्राइक तो कर दी है, पानी की स्ट्राइक। फिर इस स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान को एक और होगा कि उनकी बिजली रोक दी जाएगी। फिर पाकिस्तान पे साइकोलॉजिकल वार है, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है कि जैसे उनके लीडर कह रहे हैं 10 घंटे में अटैक हो जाएगा, 20 घंटे में हो जाएगा, 36 घंटे में हो जाएगा। हमारे यहाँ पे पैनिक नहीं है, पाकिस्तान को पैनिक मोड में रखा है हमने। फिर पाकिस्तान का जो सट्टा बाजार है उसको हमने टोटली हैंडीकैप कर दिया। फिर पाकिस्तान के बैंकों के काम बंद हो गए। फिर हमने पूरे वर्ल्ड से, हमारे पीएम ने 100 लोगों से मीटिंग की थी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 100 फॉरेन डिग्नेटरी से मीटिंग की थी, उनको ब्रीफ किया। हमको इंटरनेशनल सपोर्ट भी चाहिए, हमको बाकी चीजें भी चाहिए। ये वार नहीं है आप डंडा उठा करके चले जाओगे, पड़ोसी का सिर फोड़ दोगे। ऐसे थोड़ी वार लड़े जाते हैं। वार एक वार है, एक बैटल नहीं है, एक पूरा वार होगा और ये अल्टीमेट वार होगा। और इसके लिए हो सकता, देखिए वैसे भी एक, देखिए पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक किया हुई है। जी। यहाँ पे बीएलए ने पाकिस्तान के 50-60 सोल्जर को मार दिया है, उन्होंने क्लेम किया है। फिर जी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी ने पाकिस्तान के 50 सोल्जरों के पैंट उतार ली, जी। आम खींच रही है उनके। पाकिस्तान की आर्मी डिमोरलाइज है, उनके 3 लेफ्टिनेंट जनरल रिजाइन कर चुके हैं, सीनियर ऑफिसर वो रिजाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सोल्जर बंकर से बैठे थे बंकर छोड़ के चले गए। पाकिस्तान ने सारे विलेजेस को खाली कर दिया आगे से। देखिए, हर एक दिन का जो वार की तैयारी चल रही है उसमें पाकिस्तान को $500 खर्च, $500 $500 बिलियन उनके खर्च हो रहे हैं। और 10 दिन के अंदर पाकिस्तान के $5,000 खर्च हो चुके हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान का नुकसान किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास $8 बिलियन का रिजर्व है, हमारे पास है $700 बिलियन का। इवन मोदी ने कह दिया है कि इस वार का इंडिया पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इंपैक्ट होगा तो पाकिस्तान के ऊपर। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के अंदर जा रही है 2 मई को, और इंडिया ने उनसे कहा है कि आप पाकिस्तान को लोन ना दो,
इंडिया ने सऊदी से कहा, यूएई से कहा कोई पाकिस्तान को लोन ना दे। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, वार के अंदर जो मेन अटैक होता है वो होता है इकोनॉमी के ऊपर। अगर इकोनॉमी खत्म हो गई तो वार खत्म हो गया। पाकिस्तान बहुत बहुत भारी गलती कर चुका है। इंडिया के 26 जो टूरिस्ट थे उनको उनका मैसेकर करके, हिंदू टूरिस्टों को चुन चुन के, और कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि पीएम मोदी इस तरह से अटैक करेंगे। जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी। इंडस वाटर ट्रीटी हमारे सिर पे 65 साल से एक बोझ था जो खत्म कर दिया गया, और दोबारा ट्रीटी होगी तो अपने हमारे टर्म्स पे होगी। हम पाकिस्तान को 80% पानी नहीं देंगे। फिर पाकिस्तान का पानी हम इवन अफगानिस्तान के थ्रू रोकने की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, हम सारी तैयारी कर रहे हैं, और ये लोग जो लोग सोचते हैं कि हम गोले दागने शुरू कर दें। पाकिस्तान के पास 4 दिन का एम्यूनिशन पड़ा है। जो बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है उससे पाकिस्तान का एम्यूनिशन डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक बहुत सा एम्यूनिशन रशिया यूक्रेन वार के टाइम में यूक्रेन को भेज दिया था, यूके ब्रिटेन के कहने पे, और पाकिस्तान बना नहीं पा रहा। तो पाकिस्तान पर लड़ाई होगी, वार होगा, लेकिन हो सकता है हमें वार करना ही ना पड़े, पाकिस्तान वैसे टूट जाए। हमको मेन जो हमारा पर्पस है पाकिस्तान को तोड़ने का, और अगर पाकिस्तान टूटेगा तो हम चुपचाप पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे, खत्म बात होगी। अभी अभी यूएन में भी एक रेजुलेशन पास हुआ है, तो क्योंकि यूएन में पाकिस्तान भी एक परमानेंट मेंबर है जो 15 साल के लिए 5 साल के लिए चुने जाते हैं। उसमें भी यूएन की कमेटी ने बोला कि पहले पाकिस्तान पीछे हटे, भारत फिर कुछ स्टेप लेगा। देखिए क्या था कि जब आपका यूएन के अंदर इंडिया गया था जी पीओके के इशू को लेकर के, तो उस टाइम पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था वहां पे कि यहाँ पे वोटिंग कराई जाएगी, और वोटिंग कराने से पहले पाकिस्तान पीओके खाली करेगा। तो पाकिस्तान कहता है जी अब इसका रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करो, तो यूएन ने कहा कि अपना खाली कर दो, आप पीओके खाली कर दो। और आज पाकिस्तान को पता है पीओके खाली हो जाएगा तो ना तो पाकिस्तान को कश्मीर का कोई आदमी वोट देगा, ना पाकिस्तान को पीओके का देगा। तो पाकिस्तान को तो हर एक जगह मार पड़ रही है। देखिए पाकिस्तान अपने खेल में खुद फंस गया है। पाकिस्तान हमारे हिंदुओं का मैसेकर करके, पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि इंडिया इस तरीके से एटीट्यूड रखेगा। उनको लगा कि इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, लेकिन इस टाइम पे तो पूरी स्ट्राइक चल रही है। एक स्ट्राइक हमने कर दी, बॉर्डर पे हमारी फोर्सेस खड़ी हैं, वो दूसरी स्ट्राइक है। जो हमारी फोर्सेस चली गई है, नेवी चली गई है पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे, वो थर्ड स्ट्राइक है। और जिस तरीके से बीएलए और टीटीपी अटैक कर रही है पाकिस्तान पे, वो चौथी स्ट्राइक है। तो स्ट्राइक पे स्ट्राइक तो हो ही रही है। फिर जिस तरीके से पाकिस्तान का जो बैंक है वहां पे सारा सिस्टम फेल हो चुका है, हैक कर दिया उनके सिस्टम को, वहां पे हफड़ा दबड़ी मची है। फिर पाकिस्तान जो अगली स्ट्राइक है कि पाकिस्तान को कोई लोन नहीं देगा। देखिए वार के अंदर मेन चीज होती है किसी कंट्री के इकोनॉमी को हर्ट करना, वो कर रहे हैं। फाइनल वार होगा जब कर देंगे, गोली चलाए या ना चलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गोली चलाने से कोई वार तो नहीं होता। सर वार तो चल रहा है पाकिस्तान से। जी सूद सर, अगर काइनेटिक एक्शन होता है तो पाकिस्तान के साथ कितने दिन तक ये जंग, कोई लंबी जंग तो नहीं होगी जैसे रसिया और यूक्रेन की खिंच गई थी? देखिए ऐसा है, यूक्रेन इसलिए खड़ा हो गया रशिया के सामने क्योंकि यूक्रेन को यूएस और सारा यूरोप सपोर्ट कर रहा था, आर्म्स दे रहा था, एमुनिशन दे रहा था। लेकिन पाकिस्तान को कौन हेल्प कर रहा है? थोड़ी चाइना का हेल्प कर रहा है, थोड़ी टर्की हेल्प कर रहा है। लेकिन अपने अंदर भी दम होना चाहिए। पाकिस्तान को हमने 1965 में हरा दिया, जबकि पाकिस्तान हमसे स्ट्रांग था। उनकी आर्मी और एयरफोर्स इंडिया से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। 71 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया, 13 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। जबकि पाकिस्तान के साथ तो यूएस खड़ा था, पूरा यूरोप खड़ा था, पूरा गल्फ खड़ा था। फिर पाकिस्तान अब कैसे लड़ेगा? पाकिस्तान के साथ इस टाइम पे कौन है? हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम खुद ही कॉम्पिटेंट है पाकिस्तान को डिफीट करने में। अगर पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो ये लड़ाई 24 घंटे के अंदर सॉल्यूट फाइनल हो जाएगी। पाकिस्तान के पास 4 दिन का एमुनिशन बचा है। क्या 4 दिन से ऊपर पाकिस्तान लड़ सकता है? वैसे भी पाकिस्तान के जो पिछले आर्मी चीफ थे वो कहते हैं हम तो 6 दिन के लिए लड़ सकते हैं, और आज पाकिस्तान 4 दिन के लिए लड़ सकता है। 4 दिन का लड़ने का मतलब नहीं कि पाकिस्तान इससे आगे कुछ करेगा। पाकिस्तान को तो एक ही दिन में सबक सीख जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के लोग डिजर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हफड़ा दफड़ी मची हुई है, वहां के लोग भाग रहे हैं, और बहुत से लोगों ने कह दिया अगर लड़ाई होगी हम तो भाग जाएंगे। फिर पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिलियों को भेज दिया यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर। तो पाकिस्तान तो लड़ने के मूड में ही नहीं है। पाकिस्तान तो पहले ही तैयारी कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान के आर्मी के लोग ढूंढ रहे हैं भागे कहां पे, भागने की जगह ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी फौज क्या लड़ेगी आपसे? क्या हमारे कंट्री के अंदर कोई हफड़ा दफड़ी है? क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं होती। तो बस खत्म हो गई बात। सूद सर, कांग्रेस एक साथ कैसे बीजेपी के साथ अलाइन होगी इस मामले में? कांग्रेस तो हमेशा विरोध ही करती आई है, क्या मामला है? देखिए कांग्रेस का अपना एजेंडा है।
क्योंकि कांग्रेस इस टाइम पे एक चाइना चाहता है इंडिया और पाकिस्तान का वार हो, और चाइना का पर्पज है कि अगर वार होगा इंडिया और पाकिस्तान का, तो जो उसके ऊपर इस टाइम पे सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है, स्पेशली जो टैरिफ लगाने की बात की जा रही है यूएस के द्वारा, वो डाइवर्ट हो जाएगा और सारा इशू आ जाएगा इंडिया पाकिस्तान की तरफ। वैसे भी चाइना पाकिस्तान को यूज करता रहा इंडिया के खिलाफ, और चाइना यही चाहता है कि वार हो। और आपको पता है कि कांग्रेस के बड़े अच्छे कनेक्शन है चाइना के साथ। राहुल गांधी तो स्पेशली अगस्त 2008 में चाइना गए थे, एक एग्रीमेंट साइन करके आए थे। जी क्या एग्रीमेंट था किसी को नहीं बताया, कहते पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट है, जबकि वहां पे पार्टी और गवर्नमेंट सेम है। और उस एग्रीमेंट के अंदर जी जिनपिंग पीछे खड़े हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं एक चाइनीज ऑफिशियल के साथ, और सब पीछे खड़ी है सोनिया गांधी। तो बताइए क्या करने गए थे वहां पे? जब डोकलाम हुआ तब भी आप चाइनीज एम्बेसी घुस गए। तो चाइना जो कांग्रेस का एटीट्यूड है, ये दिखावा है सिर्फ थोड़ी देर का, क्योंकि बहुत जल्दी कांग्रेस प्रेशर डालेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वार करो। लेकिन पीएम मोदी किसी की बातों में नहीं आते। आपने देखा जब यहाँ पे मणिपुर के अंदर डिस्टर्बेंस चल रही थी, तब भी कहा था मोदी को कि आप जाओ मणिपुर के अंदर, और एक इंटेलिजेंस इनपुट था, इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इनपुट था कि अगर पीएम मोदी जाते तो शार्प शूटर्स बैठे हुए थे, क्योंकि हिली एरिया है पीएम मोदी पे अटैक करने के लिए, और पीएम मोदी नहीं गए। पीएम मोदी की किसी बातों में नहीं आते, और कांग्रेस का दिखावा है। क्योंकि जो कांग्रेस स्पेशली पिछले 11 साल के अंदर हर एक इशू पे गवर्नमेंट और इंडिया और हिंदुस्तान के लोगों को टारगेट करती रही, जी उनके खिलाफ बातें करती रही, हिंदुओं को टारगेट करती रही, वो कैसे हितैषी बन गई इंडिया की, या कैसे विदेशी बन गई हिंदूज की? ये तो दिखावा है इनका। इनका बोखटा मुखट्टा जो है बहुत जल्दी खुल जाएगा, और ये यही चाहते हैं कि चाइना के इशारे पे काम करना, ताकि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर दे। लेकिन हम अटैक नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे, जैसे उसने 1971 में किया था। तो वेट कीजिएगा, हफ्ते की वेट करिएगा, 10 दिन की वेट करिएगा, 15 दिन की वेट करिएगा, सब नजर आ जाएगा सब आपको। सूद सर, अभी मॉक ड्रिल के बारे में बोलेगा, इसके क्या मायने हैं? मॉक ड्रिल का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, जो ये एंटिसिपेट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी जाएगी, पाकिस्तान मजबूर होकर इंडिया पे अटैक करेगा, तो कम से कम लोगों की सुरक्षा का तो ध्यान रखें, लोगों को बंकर्स पे तो बिठा दें, बच्चे भी हैं, स्कूल भी हैं। तो वो मॉक ड्रिल का पर्पज यह है कि हम तैयारी कर रहे हैं वार की, जी जी और एक मैसेज भेज रहे हैं पाकिस्तान को भी कि वी आर रेडी। जैसे हमने बॉर्डर पे कहा, बीएसएफ ने कहा बॉर्डर के लोगों को कि अपनी फसल को 2-3 दिन के अंदर काट लो, अपनी गाय भैंसे ले जाओ यहाँ से, क्योंकि इनको चारा भी चाहिए होता है, ताकि एक मैसेज भी दिया जाए और तैयारी भी की जाए। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हम ऑफ गार्ड पकड़े जाएंगे, नुकसान हमारा होगा, हमारे सिविलियन की जान चली जाएगी। इसलिए प्रिकॉशन ली जा रही वार हो रहा है, ये तो पता है सबको। सूद सर, एक सीआरपीएफ के जवान है मुनीर अहमद, जिसका पाकिस्तान में शादी हुई है। क्या सरकार इस पे नजर नहीं रखती भी, आप कहाँ शादी कर रहे हो, क्या वो कर रहे हो, उनकी कैसे अलाउ होगी ये चीजें? देखिए, वैसे तो मुनीर अहमद ने तो ये कहा कि मैंने बताया था शादी के लिए परमिशन मांगी थी। जी मुनीर अहमद की तो गलती है, लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं दी। तो जो सीआरपीएफ के सीनियर लोग हैं उनको परमिशन डिनाई करनी चाहिए थी। फिर वो कहता है मैंने तो इनको बताया था कि मेरी वाइफ यहाँ पे आ रही है मेरे पास रहने के लिए, तो उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सिचुएशन एकदम चेंज हो गई, जिस वजह से मुनीर अहमद पे काम कर दिया गया, उसको डिसमिस कर दिया गया जॉब से। वो पीएम से अपील कर रहा है। मैं ये नहीं समझता कि क्या बात है, लेकिन अगर मुनीर अहमद खुद गलत है तो सीआरपीएफ के लोग भी गलत है। क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया जब उसकी वाइफ आई वहां पे कैंप पे रहने पे, क्योंकि वो सेंसिटिव जगह पे पोस्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान स्पेशल है हमारे लिए, पाकिस्तान के ऊपर स्पेशल वॉच रखी जाती है। और मैं मुनीर अहमद की गलती तो हो सकता मुझे नहीं पता, लेकिन मुनीर अहमद की क्या गलती होगी? वो कहता है मैंने बताया, तो बताया होगा। अगर परमिशन मांगी तो उनको परमिशन देनी चाहिए थी, उसको डिनाई करनी चाहिए थी। अगर आपने परमिशन डिनाई की नहीं की तो आपके सीनियर लोगों की गलती है। एक पीछे केस आया था, सीआरपीएफ के एक हेड है जो जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है, उस पर किसने एलिगेशन लगाई थी कि उसने 10 करोड़ का घपला किया। तो सीआरपीएफ में भी करप्शन, तो उसकी भी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि यहाँ पे सीनियर लोगों की तो इंक्वायरी की नहीं जाती, उस पर भी एक्शन लिया जाए। अगर आप मुनीर अहमद पे एक्शन लेते हैं तो उस पर भी एक्शन लो कि तुम्हारे पास पैसे कहां से आए। अगर तुम्हारे पे एलिगेशन, क्योंकि स्पेसिफिक एलिगेशन लगाई थी किसी ने उनके ऊपर कि जो राशन सप्लाई होता है सीआरपीएफ को, उस पर घपला है। सूद सर, अभी आप देख भी रहे हैं और न्यूज़ों में भी चल रहा है, बीजेपी शासित राज्यों से तो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी निकाले जा रहे हैं, लेकिन नॉन बीजेपी राज्यों से बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं निकाले जा रहे। तो क्या वो देखिए सही है? ऐसा है
हमारे अपोजिशन जो है ना, आज की डेट में जो अपोजिशन पार्टियां बैठी हैं, गद्दार पार्टियां, ये गद्दारी कर रही है देश के साथ, और ये प्रोटेक्शन दे रही है बांग्लादेशियों को। ये तो इनकी मजबूरी है कि इसको इस वार के अंदर सपोर्ट कर रही है इंडिया को। वैसे अखिलेश यादव की क्या स्टेटमेंट आई है कोई वार के ऊपर? कोई नहीं आई। क्या कोई ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आई है? कोई नहीं आई। क्या राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दी थी जो मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे थे? कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो कांग्रेस का तो डबल स्टैंडर्ड है ही। लेकिन ये लोग ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो बांग्लादेशियों को यहाँ पे पनाह दे रहे हैं देश के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, गवर्नमेंट काम कर रही है बहुत जल्दी, और मुझे लगता है कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर अगला इलेक्शन होगा तो ममता बनर्जी बाहर हो जाएगी। देखिए, जो लोकल इश्यूज होते हैं उस पर सेंटर इंटरवीन नहीं कर सकता या इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये मजबूरी है। इवन आप देखिए, ममता बनर्जी बॉर्डर पे जो फेंसिंग करनी है उसके लिए लैंड नहीं एक्वायर करने दे रही बीजेपी को, जिसकी वजह से बांग्लादेशी इंडिया के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो सर, अगर लास्ट सवाल है मेरा, अगर पाकिस्तान को हम ब्रेक कर देते हैं, क्या ये कंट्री के रूप में उभर के आएंगे सभी, या इंडिया इनको अपने अंडर में लेगा? देखिए, हमारा एक पॉलिसी नहीं है किसी कंट्री पे कब्जा करना। हमने बांग्लादेश क्रिएट किया, क्या बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया? नहीं किया। और पाकिस्तान, इवन बलूचिस्तान ने तो ऑफर किया था इंडिया को, मर्ज होना चाहते हैं इंडिया से। लेकिन अगर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो बलूचिस्तान अलग राज्य बनेगा। वहां पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पे जो ड्यूरल लाइन है, वो पार्ट था, फेक लाइन है, वो पार्ट था अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान अपना हिस्सा ले जाएगा। और एक और बात बता दूं, जब 71 का वार हुआ था तो एक यहाँ पे इश्यू चल रहा था, इंडिया पीओके ले लेगा। उस टाइम पे ईरान तैयार हो गया था बलूचिस्तान पे कब्जा करने के लिए, लेकिन इंडिया ने पीओके लिया नहीं। उसके रीजन है, कभी कहोगे तो उसकी बात बताएंगे क्यों नहीं इंडिया ने लिया। लेकिन एक तो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा चला जाएगा अफगानिस्तान के पास, तीसरा सिंध अलग राज्य बन जाएगा क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा है, चौथा पीओके इंडिया लेगा क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है, जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती इंडिया से खुद खींचा था। और इसके साथ साथ हमें जो इसके साथ का जो ये है गिलगित बाल्टिस्तान, वो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ये पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया से मिल जाएगा, तो इससे इंडिया को फायदा होगा। एक तो हमारे पास 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिलेगा क्योंकि वो एरिया हमें बिलोंग करता है। और दूसरी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके मिलने से पाकिस्तान के सारे टेरर कैंप्स खत्म हो जाएंगे। दूसरा यह है कि यहाँ से जो पानी जाता है वो इंडिया के पास आ जाएगा। तीसरा जो है, यहाँ पे बहुत से रिसोर्सेज है, खैबर जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है। चौथा है कि पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन टूट जाएगा जो सीपीसी चल रहा है, उससे दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी हिट हो जाएगी। पांचवा है कि हमारा डायरेक्ट लिंक बन जाएगा अफगानिस्तान के साथ। और तुर्कमेनिस्तान वो चाहता था एक पाइपलाइन बनाना क्योंकि वो रिच है ऑयल और गैस के अंदर, जो पाइपलाइन का नाम दिया गया था तापी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो वो पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगी, TAI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, और हमें बहुत से रिसोर्सेज मिलेंगे। और आज हमें अफगानिस्तान से कोई इशू नहीं है, ना अफगानिस्तान हमारे को टारगेट करा है, ना उसने कभी किया है। तो ये हमारे लिए बेटर हो जाएगा। तो बहुत से फायदे होंगे इंडिया को। चौथी बात, आखिरी बात है कि पाकिस्तान के टूटने से पाकिस्तान के टेरर कैंप्स खत्म, और पाकिस्तान रह जाएगा एक पंजाबी जो अपने आप को अरब कहते हैं, जबकि कन्वर्टेड पंजाब के लोग हैं। तो और ये लैंड लॉक कंट्री रह जाएगी। तो ना तो इसके पास रिसोर्सेज होंगे, पानी के लिए इनको जाना पड़ेगा सिंध के पास, या इनको जाना पड़ेगा बलूचिस के पास जिन पे इन्होंने जुल्म किए। तो पाकिस्तान के टूटने से हिस्से तो होंगे, लेकिन हम अपना हिस्सा लेकर के आ जाएंगे और बाकी अपनी अपनी कंट्री चलाएं। हमारे लिए पीस होगी, वर्ल्ड में टेररिस्ट खत्म हो जाएंगे, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर आता है, पाकिस्तान की आर्मी की वजह से, जो पंजाबी, जिसको पंजाबी डोमिनेट करते हैं। और ये अपने आप को कहते हैं अरब। क्या अरब पंजाबी थे? पंजाबी तो पंजाब से आए, और इंडिया का भी पंजाब है, और ये कन्वर्टेड पंजाबी हैं, कन्वर्टेड मुसलमान है, जो अपने आप को कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान पे राज किया था। ये वो मुसलमान है जिनको औरंगजेब ने गर्दनें काट काट के मुसलमान बनाया था, कटुआ कर दिया था इनको ऊपर से नीचे से दोनों से, और आज ये इंडिया को टेररिज्म फैलाते हैं। तो ये होगा पाकिस्तान का टुकड़े। जी सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे व्यूवर्स को भी कहना चाहूंगा, सूद सर का भी एक चैनल है ISISRGN के सूद, तो आप उसको जब वहां पर भी जाकर देखें। और सूद सर ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको अपडेट होते रहोगे उन इन्फॉर्मेशन से।
तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।